अच्छा, हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, यहाँ से थ्योरी एंड सम्स दोनों ही आता है। तो यहाँ पे एक बार बुक में लिख के रखना थ्योरी प्लस सम्स। ठीक है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। नहीं, मार्क पीडीएफ मार्किंग है, तुम मार्क करके पढ़ते जाना तब। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम लिमिट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, फॉरवर्ड एंड रिवर्स चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एक्सेस पेमेंट, ये सब तुम्हारा है। तो यहाँ पे तुम्हारा पहला, तो टाइम ऑफ सेल और पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम when the liability to charge GST arises। टाइम ऑफ सप्लाई का और एक नाम क्या बताओ? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। टाइम ऑफ सप्लाई और पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या है? दोनों ही सेम होता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई और पॉइंट ऑफ टैक्सेशन में क्या बोल रहे हैं? टाइम ऑफ सप्लाई और पॉइंट ऑफ टैक्सेशन ये है वो पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे लायबिलिटी टू चार्ज जीएसटी अराइसेस, जहाँ पे जीएसटी कब चार्ज करना है वो तुमको बताता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो टाइम ऑफ सप्लाई एंड पॉइंट ऑफ टैक्सेशन दोनों ही सेम है। वो क्या बोलता है? वो एक पॉइंट ऑफ टाइम को बोला जाता है, वो पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे लायबिलिटी अराइज कर जाता है टू चार्ज जीएसटी। क्लियर? सप्लाई इज डीम टू हैव ऑकर एट द पॉइंट ऑफ टाइम। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई के केस में वो डीम टू ऑकर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस वगैरह दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली दिया हुआ है। तो नॉर्मली का मतलब होता है फॉरवर्ड चार्ज के लिए। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज के लिए। फॉरवर्ड चार्ज मतलब जब सामने वाला जीएसटी पेमेंट करता है, दैट मीन्स मैं सेलर हूँ, मैं गुड सेल करता हूँ, एंड सामने वाला जो कस्टमर है वो हमको जीएसटी देता है। क्लियर? तो उसको बोला जाता है फॉरवर्ड चार्ज, वो नॉर्मली होता है। हाँ, मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए क्या होगा? गुड्स के टाइम में क्या होगा, एंड तुम्हारा सर्विस के टाइम पे क्या होगा, वो अलग अलग टाइम ऑफ सप्लाई है। तो समरी ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई में, तो पहले सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, मतलब अगर जो सेलर है वो गुड्स सप्लाई करता है और जो सेलर है वो सर्विस सप्लाई करते हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो इन केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, उस केस में क्या होगा? डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। जिस दिन डेट ऑफ इनवॉइस है और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, दोनों में से जो अर्लियर होगा वो हम लोग कंसिडर करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई में। डेट ऑफ इनवॉइस मतलब जिस दिन डेट इनवॉइस डेट कब बना है, या फिर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, दोनों में से जो अर्लियर होगा उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? कंसिडर करेंगे तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई। एंड इन केस ऑफ सर्विस, इफ इनवॉइस issued in time, then earlier of date of invoice or date of payment। ठीक है, earlier of date of invoice or date of payment। if invoice is not issued in time, then earlier of date of payment and date of completion of service। जहां पे इनवॉइस टाइमली बन चुका है, इनवॉइस इशू हो गया इन टाइम, इनवॉइस इशू हो गया इन टाइम, एंड दूसरे केस में इनवॉइस नॉट इशूड इन टाइम। अगर इशू नहीं हुआ है उस केस में डिफरेंट होने वाला है, एंड जहाँ पे इशू हो जाएगा वहाँ पे डिफरेंट होगा। तो वहाँ पे क्या होने वाला है? डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, और वहाँ पे नेक्स्ट वाला क्या होगा? इनवॉइस तो नहीं बना है, अभी तक इनवॉइस नहीं बना, नॉट इशूड एट द टाइम। तो उस केस में क्या हो जाएगा? डेट ऑफ पेमेंट और कंप्लीशन ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, एंड इन केस ऑफ आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में क्या हो जाएगा? अर्लियर ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट और इनवॉइस प्लस 31 days। एंड वहां पे क्या हो जाएगा? डेट ऑफ पेमेंट इनवॉइस प्लस 61। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वहां पे क्या होता है?
तुम्हारे सामने वाले इंसान तब जीएसटी नहीं देते हैं, मतलब तुम जीएसटी कलेक्ट नहीं करते हो, सामने वाले इंसान जीएसटी डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे देते हैं। ठीक है, जैसे लॉयर के केस में करवाए थे, रिवर्स मैकेनिज्म के केस में। ठीक है, तो वो केस में क्या हो जाएगा, आरसीएम के केस में क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये तीनों चीज होने वाला है। ठीक है, ये सबसे साम्स पूछा जाता है। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, हाँ, इन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इनवॉइस टाइमली इशूड, तो डेट ऑफ इनवॉइस होने वाला है। इनवॉइस अगर लेट इशू होगा तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, एक बार लिख के रखो, डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, whichever is earlier. ओके, whichever is earlier, लिख के रखो जल्दी से बुक पे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, व्हाट इज ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस इक्वल्स टू a registered person supplying taxable goods must issue invoice where supply involves movement of goods। यहाँ पे movement of goods involve है, उस केस में ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स। इन अदर केस ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल गुड्स टू रेसिपिएंट, अवेलेबल हो मतलब अवेलेबल करवाना एक्चुअली। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ जल्दी से। अभी इलस्ट्रेशन 1 पे देखोगे, इलस्ट्रेशन 1 में देखो लिखा हुआ है फाइंड पॉइंट ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 डिफरेंट डिफरेंट केस दिया हुआ है। तो मेरे को बोल रहे हैं कि पॉइंट ऑफ सप्लाई कब होगा। पॉइंट ऑफ सप्लाई मतलब क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं, वो पॉइंट जहाँ पे जीएसटी चार्ज करना बनता है। ठीक है, तो वही तो बोले थे, पॉइंट ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लायबिलिटी टू चार्ज जीएसटी अराइजेस, मतलब मेरा लायबिलिटी है, मैं मेरे को जीएसटी चार्ज करना होगा। ठीक है, वो अराइज जब करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन या फिर पॉइंट ऑफ सप्लाई। क्लियर? तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, तो हम लोगों का कंसेप्ट क्या बोल रहे हैं, कंसेप्ट ये बोल रहे हैं डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे लिख के रखो एक बार, डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब यहाँ, हाँ, अब एक एक करके, एक एक करके, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस दिया हुआ है। ओके, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस मतलब क्यों क्या बोला जाता है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बोला जाता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लास्ट डेट, ड्यू डेट एक ही तो बात है, लास्ट डेट या फिर ड्यू डेट एक ही तो बात हो गया। एंड डेट ऑफ पेमेंट, तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मतलब पीओटी, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कब होगा, डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। बोलो, फर्स्ट पहला केस में क्या हो जाएगा, सेम ही तो है। नेक्स्ट वाला केस में क्या हो जाएगा, 1 1 2 25 होने वाले। उसके बाद वाला सम सम, हम्म, डेट ऑफ पेमेंट नहीं बोल रहे कुछ, लिखा हुआ है कहीं पे भी एकदम, लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ नॉर्मल
या फिर फॉरवर्ड चार्ज के लिए क्या होने वाला है, बोल रहे हैं क्या, डेट ऑफ इनवॉइसेस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पे नीचे फिर से अगर इनवॉइस टाइमली इशू हुआ तो डेट ऑफ इनवॉइस होगा, अगर ड्यू डेट ऑफ ये लेट से हुआ तब ये होने वाला है। वो सब मेरे को कोई ये नहीं चाहिए, देखना पड़ेगा लगेगा। नहीं चाहिए मेरे को। मेरा मेरा लॉजिक क्या है था, बस वही डेट ऑफ इनवॉइस एंड ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस मतलब जिस दिन इनवॉइस बना है, और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस मतलब लास्ट दिन, इससे लास्ट में नहीं होना चाहिए, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। दोनों में से जो अर्लियर होगा वो लेंगे इन केस ऑफ तुम्हारा नॉर्मल फॉरवर्ड चेस के लिए, ठीक है, एंड गुड्स के लिए। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अब इसके बाद ये वाला, ठीक है, ये वाला in case of RCM. What is RCM? Reverse charge mechanism. Determine the time of supply in the following cases, assuming that GST is payable under reverse charge basis. तो रिवर्स चार्ज बेसिस में तीन चीज आता था। तीन चीज क्या आता था? एक बार ऊपर लिख देते, एक बार ऊपर लिख देते, अर्लियर ऑफ दिस थ्री ए क्या हो जाएगा? डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स जिस दिन रिसीव हुआ, डेट ऑफ पेमेंट, और इनवॉइस के साथ 31 डेज ऐड कर दो। डेट ऑफ रिसीप्ट है, हाँ, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट। सी में और इनवॉइस प्लस 31 डेज। ओके, अब यहां पे देखो, कहां पे सर्विस दिया हुआ है? चलो, अब डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स दिया हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट क्लियर? डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स दिया हुआ है, डेट ऑफ पेमेंट दिया हुआ है, ओके, एंड इसके बाद बोल रहे इनवॉइस के साथ 31 डेज जोड़ो, प्लस 31 डेज। तो मेरे को बताओ, डेट ऑफ इनवॉइस दिया हुआ है तुम्हारा जून, जून, जून। अब इसका, इसके साथ तुम क्या करोगे? 31 डेज ऐड कर दोगे, तो 29 है, प्लस 31, ठीक है। तो मेरे को बताओ, जनवरी में कितना दिन बाकी है? जनवरी में कितना दिन बाकी है बताओ पहले? 2 दिन बाकी है, ठीक है। तो जनवरी में 2 दिन बाकी है। रुक रुक जा एक बार, जनवरी में मेरा 2 दिन, ओके। फेब्रुवरी में, फेब्रुवरी में, वेरी गुड, ठीक है। तो 28 + 2 कितना हो गया? फिर मार्च में कितना होगा? क्लियर? जनवरी में
2 দিন কি করে 29 तो हो ही গেছে फेब्रुअरी में 28 दिन 28 + 2 कितना हो गया 30 और एक दिन तुम्हारे मार्च का 31 डेज हो गया नेक्स्ट वन जून 29 + 31 डेज जून में कितना है बोलो बोलो जून में एक दिन एंड जुलाई में 30 डेज हो जाएगा ओके डन मई 29 मई में 31 डेज तो मई में 2 दिन बचा हुआ है फिर 2 दिन तो हो गया तो 31 - 2 मतलब 29 तो 29 ऑफ जून समझ में आया 31 डेज कैसे हुआ तो ये क्या हो गया यहाँ पे इनवॉइस प्लस 31 डेज ये आया था क्लियर ये इनवॉइस का डेटा है एंड उसके साथ 30 डेज ऐड कर दो 31 डेज ऐड कर दो हो जाएगा क्लियर अब यहाँ पे हम लोग तीनों में से जो अर्लियर होगा कौन सा अर्लियर है बताओ फर्स्ट केस में तुम्हारा फेब्रुअरी अर्लियर है सेकेंड केस में जुलाई 30 अर्लियर है उसके बाद 2 केस है एक अप्रैल 30 और एक जुलाई 23 तो टाइम ऑफ सप्लाई पार्ट ऑफ पेमेंट शैल बी 30 अप्रैल एंड बैलेंस के लिए क्या हो जाएगा फर्स्ट में तो दोनों के लिए अलग अलग होने वाला है तो फर्स्ट केस के लिए क्या हो जाएगा 30 अप्रैल होने वाला है और बैलेंस के लिए क्या होने वाला है फर्स्ट मई होने वाला है क्योंकि यहाँ पे तब क्या हो गया मई जुलाई और जून तीनों में अर्लियर कौन सा है बोलो मई और उसके ऊपर में मई अप्रैल एंड जून अर्लियर कौन सा है अप्रैल बात समझ में आया कि नहीं आया बता दो एक बार ठीक है ऐसे करके मेरे को क्या करना होगा टाइम ऑफ सप्लाई या फिर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकालना पड़ेगा इजी है बट तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि ऊपर में क्या हो रहा है अगर नहीं याद रखोगे गया फिर तो तो तुक्का कैसे मारोगे तुक्का कैसे होगा रे क्या हो गया मेरा गुड्स का दोनों चीज हो गया अगर गुड्स हुआ तो नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज में क्या हो जाएगा एंड रिवर्स चार्ज में क्या होगा ये हो गया अब इसके बाद नेक्स्ट वन अब नेक्स्ट वन में क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस अगर सर्विस है अगर सर्विस है तो सर्विस में क्या हो जाएगा इफ इनवॉइस इशूड इन टाइम अगर टाइमली इशू हुआ इनवॉइस तब क्या होने वाला है डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर ओके डन अब इनवॉइस इशू ही नहीं हुआ तो डेट ऑफ पेमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर डन बट इन केस ऑफ reverse charge mechanism date of payment or invoice plus 61 days whichever is earlier time of supply of services under GST law the time of supply will be determined as under in case service time shall service time of supply will be earlier of the following if invoice is not issued within the due date then date of issue invoice and date of payment whichever is earlier and if invoice is not issued within due date then date of provision of service मतलब date of service और date of payment whichever is earlier ठीक है इससे अच्छा वहां पे दिया हुआ है पीछे ठीक है
हम लोग क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 1 ईयर 2019 में आया था। हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई या फिर पॉइंट ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो 2019, पेज नंबर बता दो। क्वेश्चन नंबर 1, ईयर 2019। क्वेश्चन पहले क्या बोले एक बार पढ़ लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं। स्टेट द प्रोविजंस relating to time of supply of goods in case of forward charge and calculate time of supply from the information given below। ओके, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, यहाँ से मेरे को क्या करना होगा, बोल रहे कैलकुलेट टाइम ऑफ सप्लाई। Barun, a registered person, supplied a certain goods to Tarun. Following are the details available for our transactions: date of removal of goods, date of issue of invoice, date of payment entered in the books of accounts, and date credit in the बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, हम लोग को प्रोविजन लिखना होगा। तो क्या प्रोविजन लिखना होगा, पहले लिखना होगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, लिखते चलो, टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, सेक्शन 12 में दिया हुआ था। क्या था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में, डेट ऑफ इनवॉइस, और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, whichever is earlier। ओके, बस तो ये पॉइंट है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस तो मेरे को पता है, डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, तुम्हारा 18/3/2022, डेट ऑफ इनवॉइस मेरे को पता है। बट ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस पता है, अगर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस नहीं रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, अगर इन अदर केस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल गुड्स फॉर रेसिपिएंट। यही था ना डेट ऑफ इनवॉइस। यहाँ पे क्या था, तुम्हारा डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। अब ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस अगर क्वेश्चन में गिवन रहता है तो कोई बात नहीं है, अगर डेट ऑफ इनवॉइस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मेरे को लिखना होगा। तो यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस का बारे में लिखा हुआ है नहीं, तो नेक्स्ट, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, इसका मतलब क्या हो गया, where the supply of supply involves movement of goods, movement of goods, उस केस में
on or before removal of goods, जहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट होता है। और दूसरा क्या है, इन एनी अदर केस ऑन और बिफोर डिलीवरी of goods or making available goods to recipient। अच्छा इस केस में लिख लो एक बार, इस केस में क्या होने वाला है, तो यहाँ पे डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स दिया हुआ है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ गुड्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा तुम्हारा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस कौन सा हो गया, 15/3। अब दोनों में अर्लियर कौन सा है, 15/3। तो आंसर क्या लिखोगे, 15/3। नोट पे लिखना पड़ेगा ये चीज़। हाँ 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 लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, since डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस is 18/3/2022 and due date of invoice is 15/3/22। Time of supply will be 15/3/2022 because नहीं चाहिए, ऊपर में प्रोविजन दिया हुआ है। Since date of invoice 18/3/2022 and due date of invoice 15/3/22, then time of supply will be 15/3/22 because ऊपर में लिखा हुआ है डेट ऑफ इनवॉइस, ये लिख के आ जाना, ठीक है। तुम्हारा 5 नंबर हो गया। अब यही चीज़, सेम चीज़ तुम रिपीट करोगे कहाँ पे, इस केस में। मेरे को यहाँ पे बताओ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस कितना है, ओके, एंड रिमूवल ऑफ गुड्स कितना है, दोनों में आलिया कौन सा है, ये नहीं लिखना है, वो ऊपर में जो लिखा हुआ तो वही, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, मेंशन द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम एंड नॉट अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम एंड नॉट अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। अच्छा, तो पेमेंट के टाइम में ड्यू डेट क्या होने वाले वो पूछा है। तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जीएसटी अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ईच क्वार्टर एंड ड्यू डेट ऑफ ये 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ ये क्वार्टर, ठीक है।
तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग अभी तक पढ़े नहीं, डेट ऑफ पेमेंट वाला पार्ट।